खम्मा गणिसा। आप सब वीडियो देखो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि लेक्चर री फीस बस आप रो सब्सक्रिप्शन है। हम चालू सा राम राम। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 दिन से मैं न्यूज़ लेके नहीं आ पा रही थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। और आज मैं न्यूज़ कवर करूँगी। जो 2-3 दिन जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए थे वो सारे मैं आज कवर करने की कोशिश करूँगी। तो हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है 1930 हेल्पलाइन। तो ये क्या है कि जो ऑनलाइन आजकल फ्रॉड्स हम देखते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, तो उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये हेल्पलाइन निकाल रखी है 1930। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें कुछ इन्होंने एग्जांपल देके भी एक्सप्लेन किया है कि कुछ लोगों का मनी जो चला गया था वो वापस इस हेल्पलाइन पे रिपोर्ट किया तो वापस पैसा रिकवर हो पाया। तो ये बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये एज अ पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी ये हेल्पलाइन नंबर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक मतलब इसमें ये हेल्पलाइन तो है ही, साथ में इसमें एक पोर्टल भी है। तो देखिए, एक तो 1930 हेल्पलाइन है और एक पोर्टल है cybercrime.gov.in। अब ये पोर्टल क्या है, इसमें आप कोई केसेस जो होते हैं, मतलब जो आपके ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड केस है वो तो आप रजिस्टर कर ही सकते हैं। इसके साथ में ही कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेके कोई कंप्लेन हो या फिर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हो, और सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेके भी स्पेशली जो ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं, जैसे कि आपको कोई थ्रेटनिंग कोई मैसेज कर रहा हो या मेल कर रहा हो, तो ऐसे सारे केसेस में विदाउट एनी रीजन आप कंप्लेन कर सकते हो। मतलब आप किसी भी रीजन में रह रहे हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, आप इस पोर्टल पे डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हो। फिर इस पे कंप्लेन करने से बहुत ही इफ़ेक्टिवली एक्शन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें ये भी है, इसमें बहुत सारे केसेस को एफआईआर में भी कन्वर्ट किया जाता है। और ऐसा करने पे क्या होता है कि उससे जैसे कि है ना, अगर जैसे कोई ऑनलाइन क्राइम हुआ और उसके बारे में अगर एफआईआर दर्ज की गई, तो उस ऐसा करने पे क्या इनको जो एनालाइज करते हैं, जो इन क्राइम्स को पकड़ते हैं, उन एजेंसीज को जो मॉड्यूस ऑपरेंडी है, मतलब किस तरीके से ये क्राइम्स हो रहे हैं, उसको वो अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। इसलिए एफआईआर करना ज़रूरी है। साथ में अगर कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई लूप होल्स हो तो उन लूप होल्स को वो प्लग कर दें, उन लूप होल्स को ख़त्म कर दें। इस वजह से ये ज़रूरी है कि टाइमली एफआईआर की जाए। साथ में 1930 जो है, इसमें भी ये होता है कि अगर वो गोल्डन आवर में कोई कंप्लेन करता है, गोल्डन आवर इन द सेंस कि जैसे ही कोई फ्रॉड हुआ, उस फ्रॉड करने की इमीडिएटली या फिर 24 आवर्स, इमीडिएटली से 24 आवर्स तक का जो समय है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। और उस टाइम तक अगर आप कंप्लेन करते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि बैंक से मनी को टाइम पे रिकवर कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा बैंक से रिकवर क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें तो 250 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो ऑनलाइन पेमेंट जो वॉलेट्स हैं वो सब इस 1930 नंबर से लिंक्ड है। तो इसीलिए इस पे अगर रजिस्टर करते हैं तो जो ऑनलाइन कोई कंप्लेन करते हैं तो उस पर एक्शन बहुत ही तुरंत लिया जाएगा। और जो सिम कार्ड वगैरह भी है वो भी ब्लॉक कर दी जाती है जिसने भी कोई फ्रॉड किया है। तो यही इससे रिलेटेड था। और आज की डेट की मैं बात करूं, अब तक टोटल 306 करोड़ रुपए रिकवर किए जा चुके हैं इस हेल्पलाइन नंबर से और इस पोर्टल के थ्रू। तो यही था इस बेसिकली इस न्यूज़ से रिलेटेड। ये काफ़ी अवेयरनेस जनरेटिंग भी है। अगर आपकी फैमिली में भी मतलब आप अपने फैमिली में भी ये बता सकते हैं कि नंबर कितना इफ़ेक्टिव है। और इसमें जो मनी होता है वो रिटर्न, जो अगर आपको कोई मनी आपका चला भी गया है तो वापस उसको मिलने की जो संभावना है वो भी इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, ये बेसिकली रिलेटेड है। अभी जो भूटान के 5वें किंग है जिग्मर खेसर नागमेल, ये जो इनका नाम है वाकचुक, ये अभी अराइव, मतलब ये अभी अभी पहुँचे हैं दिल्ली में। और ये हमारी जो प्रेसिडेंट है उनसे भी मिलेंगे और पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले अभी कुछ टाइम से भूटान के जो पीएम थे उन्होंने एक कमेंट किया था इंडिया पे कि उनके लिए, भूटान के लिए जो ट्राईलेटरल इश्यूज़ है, जो डोकलाम प्लेट्यू से रिलेटेड जो इशू है ना, जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू भी बताऊं, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया। तो ये है भूटान वाला, है ना, ये भूटान वाला रीजन आता है। तो यहाँ पे जो है डोकलाम प्लेट्यू है, तो ये क्या ट्राईलेटरल बॉर्डर पे है, मतलब ये इंडिया,
और इंडिया वाला हो गया, एक अपना भूटान हो गया और इधर चाइना है। तो ये ट्राईलेटरल बॉर्डर का इशू हो जाता है। और इसी को लेके आपको पता होगा कि पहले डोकलाम से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्योंकि ये इसमें ये भी है कि सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, ये वाला हमारा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो ये उसके पास में है ये वाला, ठीक है ना। तो इस वजह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसके पास में होने से ये स्ट्रैटेजिकली, डोकलाम प्लेट्यू स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से जो अभी रिसेंट भूटान के पीएम ने कमेंट किया कि इंडिया और भूटान के लिए इंडिया और चाइना दोनों इक्वल है, उसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं कि दिल्ली में भी इसको लेके काफ़ी हंगामा हो गया था कि ऐसा भूटान कैसे कमेंट कर सकता है, क्योंकि भूटान इंडिया का बहुत खास मित्र देश है। और इवन जो भूटान की आर्मी है वो भी इंडिया के द्वारा, मतलब भूटान के पास कोई खुद की पर्सनल आर्मी नहीं है, उनको ट्रेनिंग भी अगर कोई दी जाती है तो इंडिया के द्वारा ही दी जाती है। तो इंडिया भूटान का एक, हम कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया भूटान की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसमें भी। तो इस प्रकार के कमेंट से काफ़ी एक हम कह सकते हैं बहुत ही नेगेटिव एक वाइब गई थी। तो उसको लेके अभी क्लैरिफाई किया है कि भूटान के पीएम ने भी क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले हमारे रिलेशंस थे वही रिलेशंस मेंटेन रहेंगे, ठीक है। और इसमें बाकी कुछ मैं आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दूं तो चाइना ने क्लेम किया था जो नॉर्थ में, भूटान का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये जैसे मैं बताऊं आपको, नॉर्थ वाले हिस्से में वहाँ उसका नाम है एक, जैसे उसमें रीजन है पासमलंग और जाकरलंग वैलीज़। तो ये क्या है, भूटान के लिए बहुत कल्चरली इंपॉर्टेंट रीजन है, तो इस पर भी चाइना क्लेम करता रहता है। फिर वेस्टर्न रीजन जो है वो तो डोकलाम वाला है, उस पर तो करता ही है। डोकलाम के अलावा वहाँ पे याकचू, शिनचुलुंगपा और ड्रमाना, ये इस टाइप की वैलीज़ है, इस टाइप के रीजन्स हैं जिन पे भी कंटिन्यूसली जो चाइना है वो क्लेम करता रहता है। और ये स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में है, ठीक है। फिर आज के टाइम पे 2020 में चाइना ने ईस्ट का जो रीजन है उस पर भी क्लेम कर दिया, ये साक्तांग वैली है, इस पर भी क्लेम किया कि ये भी चाइना का ही पार्ट है। तो ये अभी रिसेंटली चाइना ने क्लेम किया है, तो इससे भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजन्स भी इंडिया के भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश जो है उसके काफ़ी पास है और अरुणाचल प्रदेश की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इसके काफ़ी निकट है। तो इस वजह से भी ये एक, हम कह सकते हैं, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक रीजन्स जो है इंडिया के वो इसमें शामिल है, स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी रीजन्स, ठीक है। और अभी इन्हीं बाउंड्री नेगोशिएशंस अगर प्रॉपर हो, उसके लिए भूटान ने चाइना के साथ में कुछ नेगोशिएशन भी किए हैं अर्लियर। जैसे फर्स्ट नेगोशिएशन किया था 1984 में, उसके बाद में 11 एक्सपर्ट ग्रुप्स की मीटिंग हो चुकी है। फिर 2021 में एक MOU साइन किया है जिसमें 3 स्टेप रोड मैप डिसाइड किया गया है ब्रॉडर नेगोशिएशन के लिए, जिससे चाइना और भूटान में और ब्रॉडर नेगोशिएशन हो। पर इंडिया इसको बहुत ध्यान से देख रहा है कि कहीं कोई स्वैप एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कोई स्वैप एग्रीमेंट होता है कि भूटान डोकलाम जो अपना प्लेट्यू है वो चाइना को दे दे और फिर वो कह दे उसके कोई रीजन्स को ले ले, तो इससे इंडिया के जो सिक्योरिटी पे एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इंडिया बहुत ही ध्यान से इन सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई स्वैप एग्रीमेंट ना हो। और क्या कहते हैं कि यही इसमें था इस पर्टिकुलर न्यूज़ में, और अगर इसमें कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको इससे बताती रहूँगी। फिर नेक्स्ट है कि नो सायोनारा फॉर जापान इन इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिक्स। तो इसमें बेसिकली बात की गई है, अभी जापान ने इंडिया में विजिट की थी, आपको पता होगा। तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक न्यूज़ बनाई थी जिसमें मैंने सारा कवर किया था इंडिया जापान की बाईलैटरल इश्यूज़। वो बेसिकली मैंने 22 मार्च को बनाई थी, तो आप वो वाली न्यूज़ देख सकते हैं। इंडिया जापान के बाईलैटरल रिलेशंस जो जो भी इन्वॉल्व है, तो ये आप न्यूज़ में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बात की गई है कि जापान ने अभी एक जापान एक नए प्लान के साथ आया है और उस प्लान का नाम है FOIP, यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये जापान का नया प्लान है, फ्री एंड ओपन
इंडो पैसिफिक। और ये जो जापान का प्लान है उसमें जापान ने कुछ ऐसे रूल बेस्ड ऑर्डर, जापान ये चाहता है कि एक जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें रूल, उस रीजन में पर्टिकुलरली, इंडो पैसिफिक रीजन में पर्टिकुलरली रूल बेस्ड ऑर्डर हो, जिससे जो चाइना का कंटिन्यूसली एज अ बिलीजरेंट कंट्री, चाइना कंटिन्यूसली उसका जो अफेक्ट है वहाँ बढ़ता जा रहा है, और वो जो दूसरे देश है जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में उनके इफेक्ट को कम कर रहा है। तो इसीलिए जापान चाहता है कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो इंडो पैसिफिक रीजन में और एक फ्री और ओपन ट्रेड हो पाए। इससे रिलेटेड जापान ने ये प्लान लाया है। इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, और ये स्पेशली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान ने, अभी आपने सुना होगा, $75 बिलियन का जापान इन्वेस्ट करेगा, ये भी अनाउंस किया था। तो ये $75 बिलियन तक करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो 2030 तक करने का जापान ने अनाउंस किया था। तो इस हिसाब से और भी जापान ने बहुत सारी अनाउंसमेंट की है, और ये इंडिया के लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी आती है और उसकी प्रॉस्पेरिटी होती है तो वो इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और उससे डेफिनेटली इंडिया का डेवलपमेंट होगा उस रीजन में, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन में। तो जापान ने ऐसा क्या प्लान लाया है, उसके क्या क्या पिलर्स ऑफ कॉपरेशन है, वो हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला उसका है प्रिंसिपल फॉर पीस एंड रूल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये इसलिए जापान ने लाया है कि अगर रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होता है इस रीजन में, तो जो वल्नरेबल कंट्रीज़ है, स्पेशली जो लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ है, जो जैसे कि एशियन कंट्रीज़ हो गई है ना, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, जो छोटे छोटे देश है उस एरिया में, तो उन देशों के भी राइट्स इंश्योर हो पाएंगे अगर रूल बेस्ड ऑर्डर वहाँ पे हो और पीस भी रहे तो। और उससे क्या होगा कि जो उस रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगा। ओवरऑल हम कहें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, वल्नरेबल जो कंट्रीज़ है उनके राइट्स भी इंश्योर हो पाएंगे। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल लाया है, प्रिंसिपल फॉर पीस एंड रूल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट उनका भी हो पाएगा। फिर है एड्रेसिंग चैलेंजेस इन इंडो पैसिफिक वे। इंडो पैसिफिक वे का मतलब ये है कि जैसे कि इसमें मतलब इंडो पैसिफिक वे मतलब आज के टाइम पे एक्सपेंशन ऑफ कॉपरेशन फॉर FOIP बाय इनकॉर्पोरेटिंग रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। आज के डेट में रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी जो FOIP वाले रीजन में होंगे, तो वो वाले प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी रियलिस्टिक होने चाहिए और प्रैक्टिकल होने चाहिए। तो और जो भी वहाँ पे चैलेंजेस है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो जो स्पेशली जो ये ओशन में जो कंट्रीज़ है, जैसे मैं इंडिया की आसपास की जैसे इन कंट्रीज़ की बात करूं, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा इंडो पैसिफिक वाला रीजन आपको बना के बताती हूँ कि ये जैसे हमारा ये इंडिया हो गया, और ठीक है यहाँ पे ये कोरिया वाला रीजन हो गया, और ये जापान वाला हो गया, और यहाँ जो है काफ़ी सारे देश हैं छोटे छोटे, ये ऑस्ट्रेलिया। ये एक मैं रफ सा डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करने की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, है ना। तो इन देशों के क्लाइमेट, यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो इन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो समुद्र तल से जो मतलब अगर कोई भी जो अगर समुद्र का मतलब हम कहते हैं जैसे सी लेवल अगर बढ़ता है, अगर सी लेवल बढ़ता है तो ये जो कंट्रीज़ है जो इस रीजन के आसपास रह रही है उनके डूबने के चांस भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज से वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाएगी, साइबर सिक्योरिटी का इशू भी है जो आज की डेट में बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए इन सारे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हमें एक इंडो पैसिफिक वे अपनाना होगा, और वो वे है काफ़ी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को अपना के हम इस चीज़ को साकार कर सकते हैं। मतलब अगर हम रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स लाते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, तो हम कह सकते हैं एक ओवरऑल और इंक्लूसिव, इससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है।
फिर मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, मतलब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए, मल्टी लेयर्ड, किस वो सारी रीजन को कवर करे, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, साउथ पैसिफिक हो, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हो, जैसे अभी जापान ने अनाउंस किया कि $100 मिलियन का प्रोजेक्ट लाएंगे जापान एशियन इंटीग्रेशन फंड बना के, है ना। तो इससे क्या होगा, इंडिया को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो बे ऑफ बंगाल, जापान एशियन इंटीग्रेशन, एशियन वाली कंट्रीज़ बेसिकली इस वाले रीजन में आप जानते होंगे, है ना, और ये इंडिया है। तो इससे क्या होगा कि जो बे ऑफ बंगाल, ये वाला बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, और जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, उनकी कनेक्टिविटी भी इस रीजन में बढ़ेगी। तो इससे ओवरऑल इंडिया का जो ट्रेड है वो भी इंक्रीज होगा। तो $100 मिलियन का एक प्रोजेक्ट लाया है जापान ने, जापान एशियन इंटीग्रेशन फंड, एक फंड का निर्माण किया जाएगा जिससे जो कनेक्टिविटी ओवरऑल वो इंक्रीज होगी। फिर एक न्यू पलाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल। अब पलाऊ कहाँ है, पलाऊ बेसिकली जो पैसिफिक ओशन वाला रीजन है, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा बताऊँ, ये इधर वाला जो रीजन है यहाँ पे अपना पैसिफिक ओशन आ जाता है। तो इसमें कुछ छोटे छोटे इधर देश है, तो उनमें एक देश है, इधर भी है कुछ देश, तो उनमें है पलाऊ। तो जो पलाऊ है ये काफ़ी छोटा एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा जापान के द्वारा। तो ये इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जापान बना रहा है जिससे कि जो कनेक्टिविटी है उस रीजन में वो स्ट्रॉन्ग हो। फिर एक्सटेंडिंग एफर्ट्स फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ यूज़ ऑफ सी टू दी एयर। ठीक है, अब सिक्योरिटी भी बढ़ाई जा रही है इस रीजन में जिससे कि मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है वो स्ट्रांगली काम कर पाए, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ओवरऑल बढ़े। पब्लिक प्राइवेट फंड जो है इंडो पैसिफिक रीजन में 2030 तक वो बनाया जाएगा, कितने का, $75 बिलियन का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्ट्रांगली किया जा सके। और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो सिक्योरिटी और सेफ्टी भी उस पर्टिकुलर रीजन की इंश्योर हो पाएगी। मैरीटाइम लॉज को भी स्ट्रेंथन करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करना है, यही जापान का मेन इसमें पर्पज़ है। तो आप सारे इसके जो पिलर्स ऑफ कॉपरेशन है वो समझ गए होंगे, और इंडिया का इसमें कैसे प्रॉफिट इन्वॉल्व है वो भी आप समझ गए होंगे। यही था ये आर्टिकल। और फिर ऐसा जापान इसीलिए भी कर रहा है क्योंकि जापान को एक कंसर्न है कि आज की डेट में जो यूक्रेन है, यूक्रेन टुडे मे बी ईस्ट एशिया टुमारो, क्योंकि जो यूक्रेन में हो रहा है जापान को लग रहा है कि कल को ऐसा सेम सिचुएशन ईस्ट एशिया में भी हो सकती है ड्यू टू ग्रोइंग चाइनीज़ बिलीजरेंस। इसीलिए जापान पहले से ही चाहता है कि इस एरिया में पर्टिकुलरली जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो पाए। इसीलिए जो जापान है वो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर ये जो न्यूज़ थी, वैसे तो ये बेसिकली लोकल न्यूज़ है यमुना की क्लीनिंग से रिलेटेड, पर इसमें से हम क्या ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें हम ये ले सकते हैं कि जैसे इसमें बेसिकली रिवर रेजुविनेशन की बात की गई है, तो उसके कुछ इसमें 3 अच्छे पॉइंट्स बताए कि अगर किसी का रिवर का वापस रेजुविनेट करना हो, चाहे फिर, अब ये वाले जो पॉइंट्स है ना, आप यमुना की जगह गंगा या किसी भी नदी के लिए लिख सकते हैं। मतलब ये चीज़ें 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहले तो जो एजेंसी है जो इसको रिवर को क्लीन करेगी वो एक सिंगल एजेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर उस एजेंसी की अकाउंटेबिलिटी जिससे कि इंश्योर हो पाए। अगर कोई एक ही एजेंसी होगी, उसको ये काम देंगे कि आपको नदी की सफाई करनी है, तो वो एक अकाउंटेबिलिटी, एक जवाबदेही इंश्योर कर पाएगी और उससे फिर रिवर की क्लीनिंग बहुत प्रॉपर वे में हो पाएगी। फिर दूसरी चीज़ है, रिवर में जो नेचुरल फ्लो है वो बढ़ना चाहिए। जब वो रिवर में नेचुरल फ्लो होता है तो जो पॉल्यूशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए रिवर का नेचुरल फ्लो बढ़ाने पे काम करना चाहिए। फिर जो फ्लड प्लेन्स हैं जो रिवर के आसपास, जैसे ये नदी चलती है ना, तो ये वाला जो रीजन होता है ना, ये रिवर के आसपास का फ्लड प्लेन कहलाता है। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में भी ये पढ़ा होगा फ्लड प्लेन वाला। तो जो ये फ्लड प्लेन्स हैं इनके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ये प्रोटेक्टेड होने चाहिए, जिससे कि, और इनके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड होते हैं तो नदियों का जो अस्तित्व है वो भी निश्चित हो पाता है। मतलब नदियों का जो पानी का फ्लो है वो भी प्रॉपर रह पाता है, और उस जो रिवर्स है उनकी बाउंड्री भी मेंटेन हो पाती है। ठीक है, तो उस पर कोई डेवलपमेंट प्लान्स नहीं होने चाहिए। फिर इसमें थोड़ा यमुना के बारे में भी अगर मैं कुछ बैकग्राउंड आपको बताऊं, तो वैसे तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उसमें बस यही है कि यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है, बंदरपूछ
जो एक है यमुनोत्री ग्लेशियर का नियर बंदरपूछ, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये बेसिकली पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी के प्रीलिम्स में पहले कि यमुना का ओरिजिनेशन कौन से पॉइंट से होता है, तो बंदरपूछ से होता है ना। फिर इट मीट्स गंगा एट प्रयागराज। प्रयागराज जो है यूपी में, इलाहाबाद भी कहते हैं उसको, तो वहाँ पे ये गंगा से मिल जाती है। उसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं इस स्थान को, ठीक है। इसकी लेंथ टोटल 1376 किलोमीटर्स है। और इम्पॉर्टेंट डैम कौन से हैं, तो एक तो है लेकपार व्यासी डैम, एक तेज वाला बैराज डैम, ठीक है। ये इसके इम्पॉर्टेंट डैम्स हो गए। अब इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी, आप बुक में चेक करना और ज़रूर बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो मैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपको बता देती हूँ, एक है चंबल, जो आप जानते होंगे यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरी है। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाय 2047। तो ऐसा क्यों इंडिया कह रही है, इंडिया मतलब अभी जो टूरिज्म सेक्टर है उस पर बहुत सारा काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम भी लाई है, जैसे देखो अपना देश, है ना, देखो अपना देश, प्रसाद स्कीम, इस तरीके के बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा इस पे प्लान बनाए गए हैं टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए। तो इसी से रिलेटेड ये बेसिकली आर्टिकल था। तो इसमें अभी जो मीटिंग हुई थी G20 की, आप जैसे समझ सकते हैं, अभी जो G20 है उसकी प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है। तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में मीटिंग हो रही है, जैसे टूरिज्म सेक्टर में और भी दूसरे दूसरे सेक्टर्स में। तो टूरिज्म की ये सेकेंड मीटिंग है। तो उसमें ही बात की गई थी कि इंडिया का ये टारगेट है कि वो 2047 तक $1 ट्रिलियन जो टूरिज़्म है उसकी इकनॉमी बना पाए, उस पर काम किया जाएगा। तो उसके लिए और क्या क्या किया जा रहा है, तो अगर मैं थोड़ा टूरिज़्म के बारे में आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दूं, तो इंडिया की आज की डेट में अगर मैं वर्ल्ड जीडीपी की बात करूं, तो वर्ल्ड जीडीपी इन टूरिज़्म, है ना, तो उसमें इंडिया की रैंक 6th है, मतलब 6th पोजीशन पे है इंडिया वर्ल्ड के टूरिज़्म सेक्टर की जीडीपी में। और ये है एज़ पर वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल की जो रिपोर्ट है 2021 की, उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये कहा गया है। और अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करूं, तो 8% एम्प्लॉयमेंट है वो टूरिज़्म सेक्टर से आता है इंडिया में, और मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड की जाती है। और ये टारगेट है कि 2029 तक 53 मिलियन पीपल इस पर्टिकुलर टूरिज़्म सेक्टर में एम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर में बहुत सारे लोग, बहुत अलग अलग सेक्टर्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि एयरलाइंस हो गई, होटल्स हो गया, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें टूरिज़्म सेक्टर से लिंक्ड होती है आपस में। तो अगर इनडायरेक्टली अगर 39 बिलियन जॉब्स अभी बन रही है, और अगर टूरिज़्म सेक्टर और बढ़ता है, तो 2029 तक ये टारगेट है कि 53 मिलियन जॉब्स हो जाएगी। अब इसकी जैसे मैं सिग्निफिकेंस की बात करूँ, तो वो आप जानते होंगे, जैसे सर्विस सेक्टर में इसका सिग्निफिकेंस है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है ना, और नेचुरल हेरिटेज का प्रिजर्वेशन इंश्योर हो पाता है, और कल्चरल प्राइड है इंडिया का एक, मतलब हम कह सकते हैं एक जो, दिस इज़ द मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया। अगर टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी एक पुश मिलता है ना। अगर टूरिस्ट आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम चाहते हैं कि हमारा और अच्छा इम्प्रूव हो, तो उसका भी डेवलपमेंट अच्छे से इंश्योर हो पाता है, रिकॉग्निशन मिलता है इंडिया को वर्ल्ड वाइड, है ना। तो यही है इसके सिग्निफिकेंस। फिर अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, तो आज के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो रोड हो, वाटर हो, सीवर हो, टेलीकम्युनिकेशन हो। तो कहीं कहीं जगह पे, स्पेशली जैसे जो लोकल टूरिज़्म की मैं बात करूं, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली इश्यूज़ भी होते हैं। कई बार जो टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट, उन पर कई बार अटैक्स भी हो जाते हैं। फिर इसमें ये भी बात होती है कि एक स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है ना। उसका कहीं ना कहीं हम इस सेक्टर में थोड़ा लैग कर रहे हैं। जैसे जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, उनका भी मतलब जैसे स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है ना। तो ये हो गया कुछ। और फिर सीजनलिटी, बेसिकली जो टूरिस्ट आते हैं वो अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच में ही आते हैं, और वो भी ज़्यादातर जैसे जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब वाला जो रहता है ना, नवंबर टू फेब, उस पर हैवी टूरिस्ट फ्लो होता है, बाकी सारे मंथ्स में नहीं होता है। तो एक सीजनलिटी वाला भी इशू होता है। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो इसमें एक तो जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, उन्होंने शुरू की थी। और उसमें ये होता है कि सेंटर और जो यूनियन टेरिटरीज़ है,
सेंटर के द्वारा जो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए मतलब थीम बेस्ड सर्किट डेवलपमेंट पे बेसिकली काम किया जाता है इसमें, कि थीम बेस्ड जैसे ट्राइबल थीम हो गई या फिर कोई एरिया में पर्टिकुलरली मतलब थीम्स जो भी रहती है ना उसके बेसिस पे मतलब ऐसे थीम बेस्ड सर्किट्स को डेवलप किया जाएगा, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। फिर हो गया एक नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये है प्रसाद स्कीम, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2014-15 में लाई थी। इसमें बेसिकली जो पिलग्रिमेज जो है हमारे पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनको रीडेवलप करने पे, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बेसिकली ध्यान दिया जाता है इस स्कीम में, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स। ठीक है, फिर आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स, इसमें क्या होता है टू इंक्रीज इंडिया सॉफ्ट पावर, जैसे उसके लिए क्या किया जाता है कि बुद्धिस्ट साइट्स हो गई या जो इसके लिए जैसे बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव्स भी बनाए गए हैं, है ना, जिससे जो टूरिस्ट वगैरह है इंटरनेशनल टूरिस्ट वो और इंडिया में आए, और पर्टिकुलर मतलब जैसे थीम बेस्ड, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे ट्राइबल थीम हो गई वैसे बुद्धिस्ट थीम हो गई, इस तरीके से थीम बेस्ड सर्किट भी इसमें निर्माण किए जाते हैं। और जो क्या कहते हैं आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स भी इसमें उनको भी बनाने पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो यही टूरिज़्म से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी थी, तो आई होप सो आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये जो आर्टिकल है ये वैसे 3-4 दिन पहले आया था, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये बेसिकली बात करता है इंडियाज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर। तो जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, प्लस इसमें वेब 3 की बात की है, वेब 3 क्या होता है वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। फिर आधार, डिजी यात्रा, डिजी लॉक ये क्या है और इनका आज के टाइम पे कितना महत्व है। स्पेशली मैं अगर इंटरनेशनल कंसर्न में बात करूं तो जैसे यूएस जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ पे अगर जो यात्री होते हैं, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं, वो अगर ट्रैवल करते हैं तो जैसे यूएस का एक क्लियर प्रोग्राम है उसमें बहुत हाई फीस उनसे ली जाती है, जबकि इंडिया में जो डिजी यात्रा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इंडिया में इतना डेवलपमेंट कैसे हो पाया और कैसे इंडिया और इस चीज़ को जो दूसरे जैसे कि हम कहें कि जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और बहुत सारी जगह जो इंडिया ने यूज़ किया उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो ये आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि वेब 3 क्या होता है। तो वेब 3 का मतलब ये होता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड वेब होता है या फिर इसको वेब ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं, जो बेसिकली वेब 2 से ओरिजिनेट हुआ है। मतलब इसका बेसिकली पर्पस होता है कि एक सिक्योर, ओपन, डिसेंट्रलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट इंटरनेट बनाया जाए, कि इंटरनेट पे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में सबके लिए अवेलेबल हो, ट्रांसपेरेंसी हो उसमें, और एक ओपन प्लेटफॉर्म हो जिससे कि आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से उस पर सर्च की जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स भी इसमें फॉलो होते हैं, और ये यूज़र्स को ज़्यादा कंट्रोल देता है अपने पर्सनल डेटा पे। मतलब इट गिव्स मोर कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल डेटा, जिससे यूज़र्स जो हैं वो अच्छे से अपने डेटा को वो जब चाहें वो तब अपने डेटा को यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि इसमें उनके पास में ज़्यादा कंट्रोल होता है। ठीक है, और ये एक ऑनलाइन आइडेंटिटी भी देते हैं यूज़र्स को। फिर इसके और फीचर्स क्या है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फिर इसमें प्राइवेसी भी ज़्यादा रहती है क्योंकि उनका मोर कंट्रोल रहता है अपने पर्सनल डेटा पे। फिर सिक्योरिटी भी इसमें अच्छी खासी रहती है क्योंकि ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन पे ये बेस्ड है, तो इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि कोई इसको टेम्पर नहीं कर सकता। जो रिकॉर्ड इसमें जो भी इसमें रिकॉर्ड रहता है उसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता, क्योंकि किस पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। फिर इंटरऑपरेबिलिटी जो कहते हैं वो भी इसमें ज़्यादा है। मतलब सारी जो डिवाइसेस है इंटरनेट पे वो ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है और इंटरऑपरेबल है, तो इससे क्या होता है एक सीमलेस इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाता है, जिससे कि जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है वो आपस में कनेक्टेड हो और उनमें जो इंटरेक्शन है वो सीमलेस हो पाए, वो इसमें इंश्योर किया जाता है बेसिकली। ठीक है, फिर अगर मैं अब ये जैसे मैंने आपको जो वेब 3 है उसी पे बेस्ड है हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किस पे बेस्ड है, वेब
थ्री पर ही बेस्ड है, इसीलिए पहले मैंने आपको वेब थ्री एक्सप्लेन किया। तो इसमें ये बात की गई है कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें कौन कौन से स्टैक होल्डर्स हैं, या मतलब किन किन लोगों की यूनिक पार्टनरशिप है। तो ये क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपकी जैसे GS4 है उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि कौन कौन से स्टैक होल्डर्स, कोई पर्टिकुलर जैसे आपको कंडीशन दी जाती है, एथिक्स में कोई क्वेश्चन देते हैं तो आपको पहले स्टैक होल्डर्स पता होने चाहिए कि कौन कौन इस पर्टिकुलर इशू में, इस एथिकल इशू में शामिल है। तो अगर केस स्टडी में, स्पेशली केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको पहले से ही पता होगा ये इस प्रकार की जो डिजिटल कोई क्राइम होता है या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से स्टैक होल्डर्स, अगर आपको पहले से ही ध्यान होगा तो आप जितने ज़्यादा अलग अलग एंगल से आंसर्स को लिखेंगे तो आपके आंसर्स उतने ही ज़्यादा होलिस्टिक लगेंगे, है ना। तो इसमें जैसे कौन कौन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, यूनियन और स्टेट की, रेगुलेटर्स इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, फिर सेल्फलेस वॉलेंटियर्स भी शामिल है। जनरली हम वॉलेंटियर्स को अपने स्टैक होल्डर्स में शामिल करते ही नहीं, तो ये भी एक हो गया। फिर स्टार्टअप्स भी इसमें शामिल है ना, क्योंकि कई बार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट काम किया जाता है वो स्टार्टअप्स के द्वारा ही किया जाता है। फिर अकेडमिया और थिंक टैंक्स भी इसमें शामिल है। तो बहुत अलग अलग एंगल से आप अपने आंसर्स को कवर कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इस चीज़ को अगर आप अपने क्वेश्चन में, मतलब अपने आंसर में लिखते हैं तो। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होता है, तो ये एक ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, आइडेंटिटी यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूज़र्स है उनका ज़्यादा कंट्रोल होगा और उनको एक आइडेंटिटी भी देता है ये वेब थ्री। तो वेब थ्री पे DPI बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें एक ओपन सोर्स आइडेंटिटी ये बेसिकली प्लेटफॉर्म होता है। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल हो गया, जैसे आधार हो गया, उसका डेटा सीमलेसली अवेलेबल है ना। और ये वो क्या है, ओपन सोर्स है। तो मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ आधार, ठीक है। फिर वाइड गवर्नमेंट का और प्राइवेट सर्विसेज है उनको एक्सेस किया जा सकता है DPI के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर भी इसको एक्सेस कर सकता है डेटा को, और प्राइवेट सेक्टर भी इसको आसानी से एक्सेस कर सकता है बाय बिल्डिंग एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये कौन से प्रिंसिपल पे, बेसिकली कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स। ये किस पे बेस्ड है, कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स पे, ठीक है। क्योंकि ये कंसेंट बेस्ड है इसीलिए इसमें ओपननेस, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और जब ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगा तो इससे ओवरऑल हम कहें डिजिटल जो डिवाइड है वो भी कम होगा, और डिजिटल डिवाइड कम होगा तो उससे जो इनइक्वालिटी है वो भी ओवरऑल डिक्रीज होगी। और फिर ऐसा होता है तो क्या होता है, इससे एक जो डेमोक्रेसी है वो बढ़ेगी, या हम कहें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी हमारे सिस्टम में, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में भी हम जैसे बात करते हैं कि एक उनको इकोनॉमिक फ्रीडम हो, पॉलिटिकल फ्रीडम हो, तो ये सारी जो इक्वालिटी है वो इंश्योर हो पाएगी DPI के थ्रू, स्पेशली इकोनॉमिक इक्वालिटी। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे सिविल रजिस्ट्रेशन हो गया, डेटा एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन सिस्टम और पेमेंट जो होता है। मतलब ये इसमें क्या क्या सिस्टम्स में जो चीज़ें शामिल है उनकी बात की गई है। डिजिटल फॉर्म्स ऑफ ID एंड वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है DPI में, ठीक है। अब दीज पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर कस्टमाइजेबल, इनको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। कोई पर्टिकुलर कोई प्राइवेट सेक्टर जैसे इसको एक्सेस कर रहा है तो इस डेटा को वो कस्टमाइज़ कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोकलाइज कर सकता है। कस्टमाइज जैसे कैसे, अब जैसे गवर्नमेंट है उनको किसी पर्टिकुलर सेक्टर को कोई स्कीम का लाभ पहुंचाना है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। तो अगर उसको पर्टिकुलर सेक्टर को पहुंचाना है गवर्नमेंट को, तो वो आधार से जैसे उन्होंने डेटा लिया तो वो आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसको कस्टमाइज़ कर सकती है अपने हिसाब से, लोकलाइज कर सकती है, इंटर ऑपरेबल भी है, और इट लेवरेज पब्लिक डेटा। फिर इसमें जैसे एग्जांपल लिया है, जैसे UPI है उसकी इंटर ऑपरेटिबिलिटी की मैं बात करूँ, इंटर ऑपरेबिलिटी की, तो जैसे जो बैंक्स है बहुत सारे बैंक्स इससे कनेक्टेड है ना। तो बैंक के अकाउंट्स को UPI से लिंक करके ये कस्टमर्स को सर्विस देता है, और इसमें 50+ से ज़्यादा बैंक्स और थर्ड पार्टी ऐप्स इन्वॉल्व है। और ये जो सर्विस देता है उससे अगर मैं बात करूँ आज की डेट में, मैंने आपको एक बार और NPCI का और UPI की भी बात की थी, तब कुछ 2-3 दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले मैंने आर्टिकल डिस्कस भी किया था NPCI का, जब इसमें ये वाला एक आ रही थी एक न्यूज़ की UPI के चार्जेस बढ़ गए हैं, कि अगर 2000 से ज़्यादा पेमेंट होता है तो UPI कुछ चार्ज करेगा। पर वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसमें आपने देखा होगा 65% जो GDP का है उतना ट्रांजैक्शन UPI
कर लेता है ना। अगर मैं जैसे ट्रांजैक्शन की वर्थ की बात करूँ तो एक महीने में $180 बिलियन वैल्यू का ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू किया जाता है। क्योंकि यूपीआई जो अपना जैसे आपने देखा हो, यूपीआई जो है उससे बहुत सारे ऐप्स आज की डेट में एक्सेसिबल है, चाहे वो पेटीएम हो या मतलब 50+ थर्ड पार्टी ऐप्स इससे कनेक्टेड है। पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, इस तरीके से बहुत सारे ऐप्स इससे कनेक्टेड है और बैंक्स भी इससे लिंक्ड है, ठीक है। और इसके मैंने एग्जांपल आपको बता दिया कि आधार है, डिजी यात्रा है, डिजी लॉकर है, ये सारे इसके एग्जांपल है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है। और इसमें अगर मैं वे फॉरवर्ड की भी बात करूं तो इसमें बेसिकली कहा गया है कि इंडिया का जो डीपीआई है वो सेकंड, मतलब इट मेक्स इंडिया सेकंड फॉर मतलब इससे जो इंडिया की जो इकोनॉमिक फ्रीडम है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि डेमोक्रेसी बढ़ेगी तो उससे क्या इकोनॉमिक जो फ्रीडम है वो इंश्योर हो पाएगी। तो जो इकोनॉमिक फ्रीडम है उसको बनाने में इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये टॉपिक आपके GS3 से भी कनेक्टेड है, GS2 जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, डेमोक्रेसी वाला सेक्शन है, उससे भी कनेक्टेड है। तो यही था इसमें। इसके अलावा मैंने आधार से रिलेटेड भी कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कवर की है, तो वो आप नोट्स में देख सकते हैं। और डिजी यात्रा और डिजी लॉकर क्या है वो भी मैंने इसमें कवर किया है। तो आई होप सो आपको ये सारी न्यूज़ पेपर के जो आर्टिकल्स हैं, जो भी 3-4 दिन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू वर्क ऑन इट। एंड थैंक यू, स्टे ट्यून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।